जुनेद मेरा स्टूडेंट रह चुका है। मरियम ने मुझे रिक्वेस्ट की कि इसको पढ़ा दें। बड़ा चुलबुला शरीर सा बच्चा था, तो नवाज शरीफ उनको सिखा रहा था जुनेद को ड्राइविंग। तो गाड़ी में जुनेद और नवाज शरीफ दोनों बैठे हुए थे। मैं मरियम को भी पर्सनली जानती हूँ और जुनेद को भी पर्सनली जानती हूँ। तो उन्होंने सिर्फ एक लेटर लिख दिया कि जी आपको फायर कर दिया। अब मेरे ड्यूज़ भी थे उन पर जो उन्होंने नहीं पे किए। मरियम जो है ना, किसी की बात मानती या सुनती नहीं है। मैंने आपसे कहा ना, मरियम बहुत डोमिनेटिंग उनकी पर्सनैलिटी है, वो अपने बराबर किसी को नहीं देख सकती। ठीक है, तो जो ज़ाहिरी बात है वो बहू थी उनकी और शादी होकर आई थी, तो वो जुनेद की बीवी थी। उसने अपनी जगह बनाने की कोशिश की घर में, और वो जगह बन नहीं सकी, ना उसको मिल सकी। अब वो शादी करे तो कहीं गरीब घराने से कोई लड़की ले आए, ताकि वो ये ना समझ सके कि मैं मरियम के साथ बराबर चेयर पर बैठ सकती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं PNN न्यूज़ और मैं हूं बिलाल ज़फ़र। नाज़रीन, गुज़िश्ता 2 हफ़्ते पहले जुनेद सफदर ने ट्विटर पे एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि मैं और मेरी बीवी जो है हम लोग अलहदगी इख्तियार करने लगे हैं। और उसके बाद जो है उन्होंने ये भी पैगाम दिया कि मेरी बीवी के साथ जो मामलात हैं मेरे पर्सनल मामलात हैं, मीडिया से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन मामलात को आवाम में डिस्कस ना किया जाए, क्योंकि हमारी ज़िंदगी है, हमने ही आगे गुजारनी है। हमारी अलहदगी जो है उसके बारे में हम बेहतर जानते हैं, तो मीडिया इस पे डिस्कस ना करे। लेकिन ये वक्त गुजरने के बाद मीडिया पे बहुत सारी डिस्कशन होती रहीं, और उसके बाद मोहतरमा मरियम नवाज़ का नाम भी लिया जाता रहा कि इनकी तलाक़ की वजह जो है मरियम नवाज़ साहिबा हैं। तो आज जो है इस हवाले से मैं एक प्रेडिक्शन की जो मास्टर हैं, जो बहुत नाम और अपना कदावर शख्सियत हैं, मैम लाला रुख उनके पास में मौजूद हूँ, और इनसे मैं जानूँगा कि उनकी शादी में ये क्या मामलात, क्या हर्डल्स थी जिस वजह से उसकी इतनी जल्दी तलाक़ हो गई। और आपको एक चीज़ मैं और भी बताता चलूँ कि मैम लाला रुख जो है ये जुनेद सफदर की टीचर भी रह चुकी हैं। तो इस हवाले से जो है आज आप सारी डिटेल्स जो हैं जो अभी तक आप तक नहीं पहुंची वो आप सुन लें। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने हमें टाइम दिया। हाँ बिलाल, जुनेद मेरा स्टूडेंट रह चुका है। 1.5-2 महीने मैंने उसको इंग्लिश पढ़ाई। उसकी मरियम ने मुझे रिक्वेस्ट की कि इसको पढ़ा दें, और बड़ा चुलबुला शरीर सा बच्चा था। एंड मुझे अच्छा लगा वो लड़का, ही वॉज़ अ गुड बॉय। मैं उसके लिए कोई भी बुरा नहीं सोचूंगी, क्योंकि देखो, जब जिस माहौल में आप बच्चों को बड़ा करते हो ना, वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। ज़ाहिरी बात है, एक लग्जूरियस माहौल में जहाँ आपके पास मर्सिडीज़ गाड़ी वो सीख रहा अपने नाना से। एक दिन देर से आया तो मैंने कहा क्या हुआ, देर क्यों? अब रास्ते में रुक गई। मेरा जो ड्राइवर था ना, जो मुझे ला रहा था, उसने गाड़ी रोक दी। तो मैंने कहा आपने क्यों गाड़ी रोकी? कहने का सामने से प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं। तो नवाज शरीफ उनको सिखा रहा था जुनेद को ड्राइविंग। तो गाड़ी में जुनेद और नवाज शरीफ दोनों बैठे हुए थे। मैं घर उतरी और जहाँ मैं उसको पढ़ाती थी मैं वहाँ जाके बैठी, तो ये 15 मिनट देर से आया। जैसे 6 बजे टाइम था तो 6:15। मैंने कहा जुनेद यू आर लेट। तो कहता कि मैम माई ग्रैंड फादर वॉज टीचिंग मी हाउ टू ड्राइव। मैंने कहा अच्छा, वो तुम ही थे गाड़ी में? कहते जी जी। अच्छा बच्चा था, लेकिन जो माहौल उसको दिया गया है उसमें एक सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है इनके अंदर। मैं एक ऐसी बात नहीं करना चाहती नेगेटिव जुनेद के लिए, क्योंकि मुझे उससे कोई नेगेटिव वाइब्स नहीं आई हैं। मैंने अभी उसको देखा, माशाल्लाह बहुत क्यूट हो गया है और अच्छा खूबसूरत लड़का हो गया है। लेकिन जब थोड़ी में ज़्यादा डल जाता है ना, तो बाहर निकल आके गिर जाता है, क्योंकि इनका बैकग्राउंड जो है वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड और उसका नहीं था। तो इन्होंने मरियम ने ख़ुद, चूँकि शी वॉज अनएबल टू अचीव जो उसका गोल था कि वो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले, उसके साथ उस वक्त एक ट्रेजेडी हुई। हम तो सुनते थे सिर्फ, हमें इतना पर्सनल इंटरेस्ट कोई नहीं था, और मेरा तो बिल्कुल भी नहीं था कि इसको एडमिशन नहीं मिली तो इसने मेडिकल कॉलेज खोल लिया, और ये खुद उसकी चेयरमैन बन गई कि जी मुझे तुम लोग क्या पढ़ाओगे मेडिकल, मैं तो एक कॉलेज खोल के उसकी प्रिंसिपल बन गई हूँ। तो जब ये एटीट्यूड जब आपका होता है ना, तो उसमें किसी को बर्दाश्त करना ऑन योर इक्वल लेवल बड़ा मुश्किल होता है। तो अगर अक्सर, चूँकि मैं भी बेटियों वाली हूँ, अक्सर अगर तलाक़ें होती हैं तो उसमें हमेशा सास को ही कहा जाता है। एक जनरल वो है कि जी वो, और जितने मुझे फ़ोन आते हैं दिन में, जी हमारे घर में लड़ाइयाँ होती हैं, हमारी सास ये करती है वो करती है, हमारे मियाँ को यूँ समझाती है, मेरा मियाँ फिर मुझसे लड़ता है, तो हमेशा इल्ज़ाम सास पर ही आता है। मैं मरियम को भी पर्सनली जानती हूँ और जुनेद को भी पर्सनली जानती हूँ। मरियम कच्चे कानों की हैं, और मुझे उन्होंने जब फायर किया तो उन्होंने कोई एक्सक्यूज़ नहीं दिया, बताया नहीं कि क्यों किया। क्योंकि जब आप किसी को फायर करते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन से, तो आप कोई बहाना ज़रूर बनाते हो।
یہ تو ایک طریقہ ہوتا ہے, پروٹوکول ہوتا ہے. لیکچرشپ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوتی. تو انہوں نے صرف ایک لیٹر لکھ دیا کہ جی آپ کو فائر کر دیا. اب میرے ڈیوز بھی تھے ان پر جو انہوں نے نہیں پے کیے. میں چپ کر گئی. میں اپنے معاملات اللہ پر ڈال دیتی ہوں. مگر وہ بڑی ہیڈ اسٹرانگ ہے مریم جو ہے نا, وہ کسی کی بات مانتی یا سنتی نہیں ہے, لیکن اس کے ساتھ وہ کچے قانون کی بھی ہے. وہ مجھے کسی نے کہا کہ آپ کو انہوں نے اس لیے فائر کیا کہ آپ عادی آستین پہنتی ہیں. مطلب دیٹ واز سچ اے لیم ایکسکیوز کہ میں ان دنوں میں حجاب لیتی تھی. 2 سال میں نے پورا حجاب کیا ہے جب میں کالج میں پڑھا رہی تھی. میرے پاس پرانی تصویریں ہیں, مریم کے ساتھ بھی ہیں, کہیں رکھی ہوئی ہوں گی سیو کر کے. کالج میں میری بڑی عزت تھی الحمدللہ, بہت اچھا جا رہا تھا سب کچھ. سڈنلی آئی واز فائرڈ. تو اب دیکھیے, اگر اس کی ڈیورس ہو گئی ہے, صحیح بات ہے, اس نے اگر جنید نے یہ کہا ہے کہ یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے اور ہمیں ڈسکس نہیں کرنا چاہیے. میں نے سنا ہے کہ جب عمران خان کی جمائمہ سے ڈیورس ہوئی تھی تو بڑا واویلا مچا تھا, انٹرنیشنل میڈیا تک میں مچا تھا. تو جب آپ پبلک فگر ہوتے ہو نا, جیسے ایکٹرز اور ایکٹریسز ہیں, تو آپ پبلک پراپرٹی ہوتے ہو. پھر سب کو حق ہے آپ کے بارے میں بولنے کا. یا تو آپ پبلک میں آؤ نہیں, ٹھیک ہے نا. اگر آپ پبلک میں آ ہی گئے ہو, اب جیسے میں ہوں, اب آپ کے پاس جب آپ یہ شو آن ایئر آئے گا تو لوگ نیچے کمنٹس لکھیں گے کہ میم ایسے بول رہی ہیں. کسی نے کہا جی دوپٹہ نہیں, کبھی پہنتی ہیں کبھی نہیں پہنتی. ہاں میری مرضی بھائی, میں کبھی دوپٹہ پہنتی ہوں کبھی نہیں پہنتی ہوں. میرا جب دل چاہ رہا ہوتا ہے میں پہنتی ہوں, میرا دل نہیں چاہ رہا ہوتا مجھ پہ فرض نہیں ہے, میری مرضی. اس طرح ان کی بھی مرضی, جو بھی اندر کے حالات ہوئے. بٹ ایک بیان میں 2 تلواریں نہیں رہ سکتی. آپ کا علم اور آپ کی یہ ساری سوچ کیا کہتی ہے کہ کچھ کامنٹس میں نے ایسے پڑھے کہ اس میں کہا کہ مریم نواز جو ہیں, ان کی ڈیورس کی ذمہ دار مریم نواز ہیں. تو آپ کا علم کیا کہتا ہے کہ ہوا کیا, اتنی جلدی کیوں ڈیورس ہو گئی, کیا معاملہ؟ میں نے آپ سے کہا نا, مریم بہت ڈومینیٹنگ ان کی پرسنالٹی ہے. وہ اپنے برابر کسی کو نہیں دیکھ سکتی, ٹھیک ہے. تو جو ظاہری بات ہے وہ بہو تھی ان کی اور شادی ہو کر آئی تھی, تو وہ جنید کی بیوی تھی. اس نے اپنی جگہ بنانے کی کوشش کی گھر میں, اور وہ جگہ بن نہیں سکی, نہ اس کو مل سکی. کیونکہ وہ اور یہ صرف جنید اور مریم کا مسئلہ نہیں ہے, یہ عام گھروں میں بھی مسئلہ ہے. ہمارے یہاں جو سب سے بڑا ایشو ہے اور پرابلم ہے ہماری سوسائٹی میں, بچوں کو, لڑکوں کو کوئی تربیت نہیں ہوتی کہ ماں کے کیا حقوق ہیں اور بیوی کے کیا حقوق ہیں. دونوں کی اپنی اپنی جگہ ہے. ماں بیوی نہیں بن سکتی, بیوی ماں نہیں بن سکتی, دونوں کی اپنی جگہ ہے. اور بچوں کو تعلیم یوں دینی چاہیے, آپ کو بڑا یوں کرنا چاہیے کہ بیٹا آپ آئیں, ماں باپ کو بھی سلام کریں اگر ایک گھر میں رہ رہے ہیں. اینڈ ڈیفینیٹلی وہ ایک ہی گھر میں رہ رہے تھے. ماشاء اللہ ان کا اتنا بڑا پیلس ہے, وہ 8-10 بیڈ رومس کا گھر ہے ان کا, تو وہ وہیں رہے ہوں گے. وہ اس کا الگ گھر, جبکہ ان کے پاس 3 گھر ہیں. چاہیے یہ تھا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی. انہوں نے اپنی بیٹی کی جب بی بی فاطمہ کی شادی کی تو انہوں نے حضرت علی کو کہا کہ اس کو الگ گھر لے کے. کیوں کہا؟ یہ سیٹ رولز کرے انہوں نے اس وقت تاکہ لوگوں کو یہ ہو کہ دیکھو میاں بیوی کے جو اپنے ذاتی معاملات ہوتے ہیں اس میں ماں باپ کا دخل اندازی نہ ہو. کیونکہ ظاہری بات ہے, بڑے ہوتے ہیں, ان کا ایکسپیرینس ہوتا ہے, ان کو جھگڑا ہو سکتا ہے, کوئی بات ہو سکتی ہے جس پہ آپ کسی کو برا منا سکتے ہیں. کس بات کا ہو سکتا ہے آپ نے صبح اٹھ کے مجھے سلام نہ کیا, آپ پہلے کچن میں چلی گئے, آپ نے مجھے آ کے نہیں ہیلو کیا. چھوٹی سی بات بھی ہو سکتی ہے جس پہ آپ مائنڈ کر گئے, اور وہ بات پھر بڑھ جاتی ہے. اور اکثر گھروں میں یہی ہو رہے ہیں آج کل. یہ صرف لیک آف ایجوکیشن اینڈ انڈرسٹینڈنگ ہے ہمارے معاشرے کے اندر, جو یہ بار بار طلاقیں ہو رہی ہیں. نہیں تو اتنا کوئی مشکل نہیں ہے نبھانا شادیوں کو. آئی تھنک کہ ہمارے اندر برداشت ختم ہو. میں پرسنلی کوئی پریڈکشن اس کے بارے میں نہیں دوں گی کہ کیا ہوا. میں نے نہ اتنا مریم کو اسٹڈی کیا نہ جنید کو. بہت سال ہو گئے, 2011-12 میں ان کے ساتھ کام کیا تھا کہ میں اب ان کے بارے میں بولوں. میں نے ابھی آپ کے ساتھ تصویریں دیکھی اس کی, وہ بھی ذرا اتھارٹیٹیو ہو گیا. ظاہری بات ہے, دیکھیں وہ نواز شریف کا نواسا ہے, اب بلاول بھٹو کا نواسا ہے. کیسے وہ اکڑتا ہے, بھٹو نام لگا لیا. تو یہ تو اصل میں دیکھا جائے تو ایئر ٹو دا تھرون ہے نا, جو کہتے ہیں نا وہ شہزادہ اعظم. تو شہزادہ اعظم کے ساتھ کون سوٹ کرے گا؟ کوئی شہزادی کرے گی نا. اور پھر شہزادی لا کے آپ اس کو کہیں گے جی آپ نیچے زمین پہ بیٹھیں, پھر یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ آپ اپنے برابر کی لڑکی لائیں. جیسے میں اپنے گھر کی مثال دیتی ہوں. میری امی کو بڑا شوق تھا کہ میں بہت اچھے گھر سے بہو لاؤں گی. وہ بڑی
रिच फैमिली से मेरी भाभी हैं। और जब मेरी अम्मी ने कहा, मेरे दोनों भाइयों की शादी साथ साथ आगे पीछे हुई थी, छोटी वाली की अरे लव मैरिज थी कि भाई उठो किचन संभालो तुम लोगों का है, मेरी बहुएँ आ गई हैं किचन संभालो। बड़ी वाली कहने लगी मैं तो कहाँ तो नौकर है। उसने अपनी माँ को फ़ोन किया, माँ ने कहा मैं नौकरानी भेज देती हूँ, मेरी बेटी ने तो कभी किचन में गई नहीं है। छोटी वाली भागी भागी गई कि वो लव मैरिज थी, उसने कहा मेरा तो घर है, बस गया। तो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल रिलेशनशिप इन दोनों की क्या थी। क्या वो पहले से उससे कोई जानते थे, नहीं जानते थे? वो एक दूसरे को जानते नहीं थे, सरसरी मुलाकात हुई 2-3 दफ़ा, रिश्ता हुआ, प्रोटोकॉल देख के रिश्ते हुए, कोई ज़ातियात पे रिश्ते नहीं हुए, एक प्रोटोकॉल में रिश्ता हुआ। तो फिर उसने कैसे निभना था जब बेस ही। अभी जो जुनैद सफदर का आपने हिसाब लगाया, आप क्या सजेस्ट करेंगी, क्या मशवरा देंगी, क्या बताना चाहेंगी कि आगे आने वाले दिनों में क्या किया जाए? अब वो शादी करे तो कोई गरीब घराने से कोई लड़की ले आए, ताकि वो ये ना समझ सके कि मैं मरियम के साथ बराबर चेयर पे बैठ सके, क्योंकि ये नहीं उससे बता। सारा इशू कॉम्प्लेक्स का ही है। कॉम्प्लेक्स, सिर्फ कॉम्प्लेक्स और कुछ भी नहीं है। और ये सिर्फ इनके यहाँ नहीं है, बहुत घरानों में है, बहुत घरानों में है कि वो बड़ा अच्छा किसी ने कहा था कि जी बीवी को सर का ताज बनाओ तो तुम बादशाह हो, और पाँव की जूती बनाओगे तो तुम्हारे सर, तुम खुद भी सर पे जूती रख के चल रहे हो। तो इट डिपेंड्स कि आपकी ब्रिंगिंग अप कैसी है, आपको क्या सिखाया, तरबियत का क्या सारा दारुल मदार है इसमें, कि आपकी शादी निपटी है या नहीं निपटी है। किसी की बेटी ख़राब नहीं होती है, किसी की माँ ख़राब नहीं होती है, आपस में अंडरस्टैंडिंग की कमी की वजह से, या बीच में कोई तीसरे बंदे को इन्वॉल्व नहीं किया जाता आजकल। पहले क्या होता था, खुदा न खासा हमारे तो हम जब जवान थे तब तो तलाक पहली दफ़ा हमने सुना था किसी को, हमारे तो ख़ानदान में किसी की दूर दूर तक तलाक ही नहीं हुई कि यार किसी की तलाक हुई, ओए इतनी बुरी बात। अब तो भाई हर सेकंड बच्ची का देखा जाए तो पूछा जाए तो तलाक हो गई। तो बड़े बैठ जाते थे, चाचे मामे पुपियाँ सब आ जाते थे, इधर से खाला इधर से पुपी, यू नो, और बच्चों को समझाते थे कि यार गुजारा करो, माँ बाप के घर में वापस जाके जूतियाँ ही खानी हैं तो मियाँ से भी जूतियाँ ही खानी है, तो इधर ही बैठ रह लो, फिर बच्चों के लिए देख लो, फिर यू नो निभाना सिखाते थे। और लिटरली मेरी बहन ने मुझे बताया कि मेरी जब शादी हुई तो मेरे अब्बा ने कहा कि बेटा यहाँ से डोली उठी है, यहाँ से वापस नहीं आना है। तो मैंने कहा अच्छा रियली, हमारे अब्बा ने ऐसे बोला था? तो यू नो लोग यही कहते थे कि जिंदा जाना है और मर के वापस। मर के भी नहीं आना ना, हमारे अब्बा ने कहा मर के भी नहीं आना, भाई मर के भी अपने ससुराल से ही जनाजा निकलना है, यहाँ से नहीं निकलना।